अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ हमारी बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो कि द वाटर से रिलेटेड। और इस चैप्टर में अभी तक हमने वाटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। अब हमने इस लेक्चर में क्या करना है कि हमने ये देखना है कि वाटर हाउ इट इज एक्टिंग एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर कैसे एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है इंपॉर्टेंट। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेकिन आए उसके चलें लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने कितनी ज़्यादा बातें कर ली हैं इससे पहले वाटर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, और हमने देखा है कि वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। अब इस सेक्शन में हमने क्या करना है, हमने वाटर की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बल्कि यूँ समझे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपको अगर वाटर के बारे में ये बात पता है तो ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वाटर के बारे में वैसे भी ये ज़रूरी बात है। वो क्या बात है, आप सबने याद रखना है कि वाटर को कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है बहुत ही सारे कंपाउंड्स। अब वो कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो कंपाउंड्स आयोनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों तरह के जो कंपाउंड्स हैं ना, इनको अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी होना ज़रूरी है, कुछ ऐसी फोर्सेस होनी ज़रूरी है, या आप ये कह लें ऐसी बॉन्डिंग बननी ज़रूरी है जिसकी वजह से ये डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब वाटर की ये डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात करनी है। सबसे पहले तो आपने क्या स्टेटमेंट याद रखनी है कि वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर के बारे में जब भी आपने बात करनी है तो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट ज़रूर कहना है, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट होना इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये एक ऐसा लिक्विड है जो अपने अंदर एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर सकता है, जिसमें आयोनिक भी आते हैं, जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स भी आते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स भी होंगे और कोवेलेंट कंपाउंड्स भी होंगे। ठीक है, अब ये दोनों तरह के कंपाउंड्स डिसॉल्व तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें ये पता हो कि ठीक है, ये दोनों तरह के कंपाउंड्स अगर डिसॉल्व हो रहे हैं तो आखिर रीज़न क्या बन रही है, उसके पीछे क्या केमिस्ट्री क्या है बेसिकली। क्योंकि हम तो देख रहे हैं ना इसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो केमिस्ट्री क्या है उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, वाटर को जब भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से आप इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहेंगे। एक इसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी है पोलर नेचर। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है पोलर नेचर और दूसरी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलर नेचर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और इन दोनों पे हमने बात करनी है, लेकिन इस लेक्चर में हमने जिस बारे में बात करनी है वो है पोलर नेचर। अच्छा, इससे भी पहले स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होनी ज़रूरी है कि आखिर हम इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी कौन से कंपाउंड को डिसॉल्व करती है। तो जब भी आपने याद करना है ना कि वाटर एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब वाटर आयोनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेगा तो उसके पीछे रीज़न होगी पोलर नेचर, और जब वाटर कोवेलेंट कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेगा तो उसके पीछे रीज़न होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पोलर नेचर, अब पोलर नेचर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स में काम आएगी, ये कोवेलेंट में भी काम आएगी। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में लाजमी होती है, लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड्स में नहीं होती। इसकी डिटेल कैसे समझ आएगी? इसकी डिटेल समझ आएगी अब जब हम इसका कॉन्सेप्ट लेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखने वाली? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले तो ये सोचें कि वाटर होता क्या है। ठीक है, वाटर किस चीज़ से बना है? ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी की है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन दो होते हैं, ऑक्सीजन एक होता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है वाटर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है वाटर के बारे में जो याद रखनी है कि वाटर मॉलिक्यूल कभी भी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होगा इसका। ऐसे अगर आप बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर वाटर का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर जो वैसे अल्लाह ताला की तरफ से है, नेचुरली है, वो एक बेंट स्ट्रक्चर है। हम कहते हैं ये बेंट स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए आपने याद रखना है कि वाटर का बेंट स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर ये लीनियर नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं वाटर के बारे में बात करते हैं। आप सबको मैं कौन सी प्रॉपर्टी समझाने लगी हूँ वो है पोलर नेचर, इसलिए ये बात गौर से सुननी है। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब भी इस तरह कोवेलेंट, वैसे तो बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर में कौन सा बॉन्ड है? वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड है।
कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किस तरह से होगी? देखिए, हाइड्रोजन आपके ग्रुप 1 का एलिमेंट है, बल्कि ग्रुप 1 भी नहीं, हम इसको क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली ये अलहदा से लिखा जाता है, लेकिन इसका हम सिर्फ ये सोचते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, जिसका मतलब है फर्स्ट इसका 1 इसका एटॉमिक नंबर है, और 1 एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि जो वैलेंस शेल है हाइड्रोजन का, वही इसका दूसरा, वो पहला शेल भी है, वो वैलेंस शेल भी है, उसको कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसको कंप्लीट होने के लिए डुप्लेट चाहिए, ठीक है। अब जब डुप्लेट बनेगा तो डुप्लेट के बनने की वजह से पता है क्या होगा, कि इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए या अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, एक उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ऑक्सीजन है ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट, और 16 में 6 आपको बता रहा है कि ये इसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है ऑक्सीजन ने। ये बातें आपने क्योंकि 9th में डिटेल में पढ़ी है, यहाँ मैं इतनी डिटेल नहीं बताऊंगी। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आएंगे स्टूडेंट्स के, हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, और ऑक्सीजन के ऑलरेडी मौजूद 6 इलेक्ट्रॉन्स के 2 के पेयर बन जाएंगे, बाकी 2 के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाएगा। इस तरह से ये कोवेलेंट कंपाउंड हो जाता है कंप्लीट। लेकिन अब ये कोवेलेंट कंपाउंड अपने अंदर आयोनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, उसकी रीजन क्या है उस पर बात करते हैं। वैसे तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो पुल है वो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का होगा। जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, आपने ये बात गौर से सुननी और याद रखनी है कि जो ऑक्सीजन एटम है ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन्स वो तो शेयर ही रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ पुल करेगी। और जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करवाता है या गेन करता है, उसके ऊपर हम कौन सा चार्ज डालते हैं? हम कहते हैं कि उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड तो नहीं है, ये तो है कोवेलेंट कंपाउंड, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का पुल इसकी तरफ ज्यादा है ऑक्सीजन एटम की वजह से, इसलिए अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट्स पार्शियल नेगेटिव। ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है? इस तरह से आप सिग्मा का साइन शो करते हैं और साथ आप माइनस या प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसकी फोर्स ज्यादा है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ पुल हो भी जाएंगे। हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल नहीं हो रहे हैं, और क्योंकि जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रही होती है, ये जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं उसके ऊपर हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बातें याद रखनी है, ये चार्जेस आपको इसी तरह से लिखने आने चाहिए, ठीक हो गया। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहा जाता है कि वाटर पोलर है। जब भी आपसे पूछा जाए कि पोलर का क्या मतलब है, तो याद रखना है कि पोलर का मतलब यही है कि यहाँ पे पार्शियल चार्जेस हैं, ठीक है। पार्शियल चार्जेस है, और पार्शियल चार्जेस की वजह से एक एटम ऐसा है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, 2 ऐसे हैं जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल चार्जेस का मतलब यह है कि ये कंप्लीट चार्जेस नहीं है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं है ये कंप्लीट चार्जेस? तो कंप्लीट चार्जेस से रिलेटेड बात याद रखनी है कि अगर ये कंप्लीटली नेगेटिव और कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये कंपाउंड वाटर का कोवेलेंट कंपाउंड नहीं रहेगा, फिर ये आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास अगर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो आयोनिक कंपाउंड है। अगर पार्शियल है तो आपने कह देना है कि उसकी नेचर क्या है, वो पोलर नेचर का है। अब हम बात करते हैं कि वाटर अपने अंदर इस पोलर नेचर की वजह से किस तरह से आयोनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर सकता है। आयोनिक कंपाउंड्स को हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, हमने बात अभी आयोनिक कंपाउंड्स की ही करनी है इस लेक्चर में, पोलर नेचर के साथ उसको हमने कंबाइन करना है। तो आयोनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप सबको पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट करना और डोनेट करना होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट्स की, जिसमें सॉल्ट में हम लेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव का चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस का चार्ज। ये सॉल्ट्स के चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 2 में जो हमारी बुक का है, चैप्टर नंबर 10 है बेसिकली, उसमें ये डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या है, सॉल्ट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन क्योंकि ओवरऑल वो चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, तो सॉल्ट ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कंपाउंड कंसिडर कर लिया है जो कि एक सॉल्ट है,
और सॉल्ट के अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ये सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है। सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं, ये वाटर में डिजोल्व किस तरह से होता है। तो ये वाटर में डिजोल्व इस तरह होगा स्टूडेंट्स कि ये आपके पास वाटर का स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, यही वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं दोबारा बना रही हूँ। अब हाइड्रोजन्स के ऊपर आपको पता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब आप सबको एक बात ऑलरेडी पता होगी, पहले से पता होगी, और वो क्या बात है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें ऑपोजिट चार्जेस कौन से हैं। ऑपोजिट चार्जेस हैं सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये है ऑपोजिट चार्जेस, एक दूसरे को ये करेंगे अट्रैक्ट। ठीक है, किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरह इनके दरमियान फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, फोर्सेस डेवलप होती हैं जिसकी वजह से डिसॉल्विंग की प्रॉपर्टी होती है। गौर से सुनिए ये बात, ठीक है, फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी और ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब सोडियम और ऑक्सीजन के दरमियान में नहीं है, ये इस क्लोराइड और हाइड्रोजन के दरमियान में भी होंगी। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन पे कौन सा, क्लोराइड पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज है, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव का चार्ज। तो यहाँ पे भी ये फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। ठीक हो गया। फोर्सेस कौन सी हैं इसके बारे में अभी हम बात करते हैं, लेकिन अभी आपने क्या याद रखना है कि क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे की तरफ करेंगे अट्रैक्ट, जिसकी वजह से फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। अब आयोनिक कंपाउंड स्टेबल किस तरह से है। आयोनिक कंपाउंड के अंदर ऑलरेडी एक फोर्स मौजूद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्टूडेंट्स सिंपल मीनिंग ये होता है, देखिए आपको नाम से पता लगेगा, इलेक्ट्रो का मतलब होता है कोई ना कोई चार्जेस इन्वॉल्व है, स्टैटिक का मतलब होता है ऐसे चार्जेस जो मूव नहीं कर रहे, जो मूवमेंट में नहीं है, जो बिल्कुल स्टेबल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज मौजूद होती हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर। आयोनिक कंपाउंड की ये बात हो रही है, ठीक है, ये बात हो रही है आयोनिक कंपाउंड की। अब उसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज मौजूद हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज क्या करती हैं कि ये चार्जेस क्योंकि स्टेबल हैं तो क्या करेंगी, इस कंपाउंड को एज अ यूनिट बिहेव करवाएंगी। ये नहीं होगा कि नमक में आपको सोडियम अलहदा नजर आएगा, क्लोरीन अलहदा नजर आएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड एज अ यूनिट एक्ट करेगा। तो इसको बेसिकली ये मेंटेन कर रही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, लेकिन ये फोर्सेज अब वीक होना शुरू हो जाएंगी। ये फोर्सेस वीक क्यों होंगी? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे सोडियम और क्लोरीन के, अब वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के बजाय वाटर के पार्शियल चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, चार्जेस एक दूसरे की तरफ जब अट्रैक्ट होंगे तो ये जो फोर्सेस मैंने डॉट से शो की, जिसकी अभी मैंने बात की, ये कौन सी फोर्सेस होंगी स्टूडेंट्स, ये आप सबने याद रखना है, ये होंगी आयन डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, इस नाम को भी समझ लेते हैं कि ये नाम किस बेसिस पे है। आयन का मतलब होता है, आयन का मतलब क्या है? आयन का मतलब यही है कि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड इन्वॉल्वड है, उसके अंदर आयन्स हैं, सोडियम एक आयन है, क्लोराइड एक आयन है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या वाटर के भी ये आयन्स हैं? नहीं, क्योंकि वाटर कोवलेंट कंपाउंड है, उसके ऊपर पार्शियल चार्जेस हैं, कंप्लीट चार्जेस नहीं से ये आयन्स नहीं है। ठीक है, तो आयन यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? यहाँ पे आयन का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं उस आयोनिक कंपाउंड की जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, वो है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इस केस में। साथ ही साथ डाइपोल आगे लिखा हुआ है। डाइपोल का क्या मतलब है? डाई का क्या मतलब होता है? इतनी दफा हमने डाई का वर्ड पढ़ा है अपने ये केमिस्ट्री में कि हमें पता लग गया है डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं हमने। डाई का मतलब है टू, ठीक है, डाई का मतलब होता है टू। तो डाइपोल का मतलब है कि दो पोल हैं। किस चीज में दो पोल्स हैं? दो पोल्स हैं वाटर के अंदर। ये देख लें, एक है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये काफी देर से नेगेटिव बना हुआ है। खैर, यहाँ पे अब आप देखें, एक है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरा है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और वो है आयोनिक कंपाउंड, ये है आपके पास पोलर कंपाउंड। इसी वजह से जो फोर्सेस डेवलप हुई हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया है? आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन रिप्रेजेंट कर रहा है आयनिक कंपाउंड को, डाइपोल रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाटर को, क्योंकि इसके अंदर पोलर नेचर आ गई है, पार्शियल चार्जेस आ गए, और इस तरह जो फोर्सेस डेवलप हो गई हैं उनको हमने कह दिया आयन डाइपोल फोर्सेस। आपने याद रखना है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस डेवलप होती हैं उनको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं? उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी याद रख लें क्योंकि अगली क्लासेस में ये बहुत काम आएगा। आपने काफ़ी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी हैं जो नेक्स्ट क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जाके पढ़नी भी हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही एक टाइप है आयन डाइपोल फोर्सेस, जो कि यहाँ पे डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से वाटर में अब क्या होगा? ये सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, याद रखनी है ये बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वीक होने लग जाएंगी, इनके ऊपर
कौन सी चीज़ हावी होगी, कौन सी चीज़ इनको ओवरकम करेगी, वो है आयन डाइपोल फोर्सेस, इसकी वजह से डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते, जैसे कि स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि बेंजीन, ठीक है, ईथर और ऑक्टेन या बहुत से हाइड्रोकार्बन्स जो हमने पढ़े भी हैं कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स बिल्कुल नॉन पोलर हैं, ठीक है। ये कंपाउंड्स क्योंकि स्टूडेंट्स नॉन पोलर हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, चार्जेस ही नहीं है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें? जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे, हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक बात याद रखनी है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हमेशा, कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। जो चीज़ पोलर होगी वो चीज़ पोलर में डिसॉल्व हो जाएगी, या एटलीस्ट चार्जेस वाले कंपाउंड के साथ डिसॉल्व हो जाएगी। और चार्जेस वाले कंपाउंड्स कौन से होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन जब भी आपका एक आयोनिक कंपाउंड है, दूसरा कोवलेंट कंपाउंड है, या एक पोलर कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास वाटर है, दूसरा बिल्कुल ही कोवलेंट कंपाउंड्स है, तो अब यहाँ डिसॉल्विंग नहीं हो सकेगी जब तक चार्जेस की डेवलपमेंट नहीं हो जाती। तो ये बात समझ में आ रही है कि चार्जेस डेवलप होने ज़रूरी हैं ताकि जो कंपाउंड हम देख रहे हैं वो डिसॉल्व हो सके। अब बेंजीन हो, ईथर हो, या ऑक्टेन हो, या कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हो, ये सारे क्यों नहीं डिसॉल्व हो सकते? ये सारे इसलिए डिसॉल्व नहीं हो सकते, ये बिल्कुल नॉन पोलर हैं, ठीक है। वाटर भी कोवलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड्स है, लेकिन एटलीस्ट अगर इनके अंदर पार्शियल चार्जेस होते ना तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था इथाइन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, हमने पढ़ा था ना हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में। वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इथाइन के ऊपर स्टूडेंट्स याद रखना है कि पार्शियल चार्जेस बनते हैं, वो पोलर कंपाउंड बनता है, इसी वजह से इथाइन इज पार्शली सॉल्युबल। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऐसे जो कि सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर अब पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं तो उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जबकि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो हमारे पास दूसरी चीज़ है, पोलर नेचर की हमने बात करनी थी इस लेक्चर में, जो हमने कर ली है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग में भी, और पेपर में बार बार पूछा जाता है। आयनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया जाता है और पूछा जाता है कि सॉल्युबिलिटी किस बेसिस पे होती है। पोलर नेचर एक चीज़ है, ठीक है, ये वाली बात एक चीज़ है, और आयन डाइपोल फोर्सेस दूसरी चीज़ है। ये दोनों पॉइंट्स आपको आने चाहिए ताकि पेपर में आप इसका आंसर सही तरह से लिख सकें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से डिसॉल्विंग की प्रॉपर्टी हो रही है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, जो बुक में डायग्राम बनी हुई है ना, उसको आपने इग्नोर नहीं करना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें लॉन्ग क्वेश्चन में, तो वो डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बातें बताई हैं सारी की सारी वाटर के सॉल्वेंट होने से रिलेटेड, खास तौर पे वाटर की पोलैरिटी से रिलेटेड, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही यूँ समझे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जो आपकी बुक की डायग्राम है उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने वो डायग्राम ज़रूर बनानी है। इसके जितने मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं उनको दोबारा गो थ्रू करें। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपने बस इसको गो थ्रू करना है। हमने इसके अलावा भी बात करनी है कि वाटर किस तरह कोवलेंट कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, लेकिन वो बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।